ओके, सो मैं 5वीं बार ये रीटेक कर रहा हूँ एंड आई एम लाइक रियली फ्रस्ट्रेटेड राइट नाउ। सो दिस विल बी द लास्ट टेक एंड जो भी आएगा सो आएगा। या आई एम नॉट गोइंग टू स्टॉप दिस वीडियो अगेन एंड या वी आर गोइंग टू शूट दैट। तो हेलो वेलकम कैसे कैसे हो आप सब यार, उम्मीद है कि सब बढ़िया हुए एंड वेलकम बैक टू दी येट अनदर लो एफर्ट कंटेंट वीडियो, जहाँ हम आज बात करने वाले हैं प्रेमचंद के प्रेमाश्रम के बारे में। अब मैं चाहता तो इसको भी दूसरे पुस्तकों की तरह कम्युनिटी टाइप पर इसके बारे में मैं लिख सकता था एंड मैं क्या फील कर रहा हूँ, बट दो कारण थे ऐसा ना करने के। पहला कारण तो ये कि यस आई एम आउट ऑफ कंटेंट एंड सेकंड ये यार कि ये इस पुस्तक के साथ अन्याय होता। मैंने जो लास्ट के जो 20 चैप्टर पढ़े हैं इस पुस्तक के, उसके बाद मेरा मन बदल गया। पहले मेरा भी मन यही था कि मैं सिंपल ही इसके बारे में कुछ लिखूँ एंड डाल दूँ ऐसा करके, बट बहुत सारी चीज़ें हैं इस पुस्तक के बारे में बात करने के लिए जो मुझे लगता है एक वीडियो में ही समा पाएंगे। पहले बात करते हैं पुस्तक की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो जो पुस्तक है वो 1922 के धरातल पर लिखी गई है, यानी कि आज़ादी के पहले का जो भारत है उसके बारे में प्रेमचंद ने बताया है। एंड अगेन प्रेमचंद इसी कारण से जाने जाते हैं कि उनकी जो कलम है वो आज़ादी के पहले भारत को कितनी सही तरीके से दिखाती है। उस समय की जो समस्याएं थी, उस समय का जो गांव था, उस समय के जो लोग थे, उस समय का जो व्यवहार था, उस समय का जो धार्मिक रीति रिवाज, उस समय का जो माहौल था, उसको प्रेमचंद अपने कलम के माध्यम से हमारे सामने बहुत ही सहज और सरल तरीके से के साथ साथ एक बहुत ही रंगीन तरीके से सामने रखते हैं। अच्छा, थोड़ा सा मैं मेन कंटेंट की तरफ बढ़ता हूँ। जो कहानी मूल रूप से बात करती है ज़मींदारी प्रथा के बारे में बात करती है। ज़मींदारी प्रथा मोर लाइक कुप्रथा तो बेसिकली ज़मींदारी प्रथा उस समय कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी और उसके जो बैड इफ़ेक्ट्स थे वो किसानों पर कैसे पड़ रहे थे। जो किसान थे जो उस भूमि पर अपना दिन रात मेहनत कर रहे हैं और जो परिश्रम आ रहा है वो उस परिश्रम के हकदार नहीं है, जस्ट बिकॉज वो भूमि किसी को अपने लीनियंस के थ्रू मिली है। क्या ये अपने आप में क्राइटेरिया हो सकता है क्या उस भूमि को उसका हकदार किसी और को देने का? ये बुक अपने आप में एक पूरा प्रमाण है इस बात को लेकर कि क्यों ज़मींदारी प्रथा नहीं होनी चाहिए। एंड शुरू से लेकर अंत तक प्रेमचंद ने उसी चीज़ को लेकर बाकी की पूरी कहानियाँ रची हुई हैं। एंड आई एम मोर इंटरेस्टेड इन द अदर थिंग जो कि जो मेन कहानी के ऊपर में चल रही है, विच इज़ लाइक कैरेक्टर्स एंड देयर डिस्कशंस। तो अब बात करते हैं कि जो मेन दो पहलुओं में जो पूरा कहानी बटी हुई है। पहला तो ये कि जो कहानी का एक पूरा भाग है वो गांव वाला भाग है, जहां अकाल पड़ा है, जहां गांव वाले हैं, जहां किसान हैं, जहां उनकी मजबूरियां हैं, जहां खाने के लाले पड़े हुए हैं, जहां उनकी तकलीफ़ें हैं, फिर भी उन्होंने उसको अपना भाग्य समझकर अपने आप में संतुष्टि रख ली है। और दूसरी तरफ वही ज़मींदार हैं, वही रईस हैं जो शहर में रहते हैं, जो इतना धन पाने के बावजूद जहाँ खाना वेस्ट हो रहा है एक्चुअली, उसके बावजूद भी उनकी जो स्वार्थ है, जो उनकी चाहने की जो चाहत है वो ख़त्म नहीं हो रही है। रईसों में बहुत सारे वेरिएशन हैं। एक तरह तुम्हारे पास लाला प्रभाशंकर हैं जिनके लिए पैसा मात्र एक साधन की तरह है, उनको अपना मान मर्यादा अपने पैसों के ज़रिए रखना है। दूसरी तरफ ज्ञान शंकर है। अगर स्वार्थी और परोपकारी का कोई स्पेक्ट्रम है तो ज्ञान शंकर उस स्पेक्ट्रम के स्वार्थी वाले के सिरे से भी उस पार जाते हैं, ठीक है। तो प्रेमचंद ने कोई कसर नहीं छोड़ी है कि हम ज्ञान शंकर की कैरेक्टर को एकदम घृणित नज़रों से देखें, बिकॉज उनका कैरेक्टर उन्होंने लिखा ही है कि अगर हम प्रेमचंद ने साथ सोचा होगा कि अगर मैं कोई एक कैरेक्टर लूँ एंड जितने भी बैड ट्रेड्स हो सकते हैं मैं सबके सब उसमें लगा दूँ तो कैसा दिखेगा। ऐसा वो ज्ञान शंकर है। ज्ञान शंकर का कैरेक्टर इसलिए भी बहुत खास है बिकॉज जैसे उसका नाम है ज्ञान शंकर, उसके पास बोलने की कला है, उसके पास तर्क की कला है, उसके पास दुनिया को लुभाने की कला है, लेकिन इसके बावजूद भी उसके पास ज्ञान नहीं है। एंड ये कितना आयरॉनिक बात है, क्योंकि शायद प्रेमचंद ने सिद्ध कर दिया कि नॉलेज और विजडम में बहुत फ़र्क होता है। जो दुनिया का ज्ञान होता है, जो दुनिया को लुभाने का ज्ञान होता है, जो दुनिया के नज़रों में अच्छा बनने का जो ज्ञान होता है वो बहुत ही अलग है असली ज्ञान से। और वही उनके जो भाई हैं प्रेम शंकर, जो कि उनके पोलर अपोजिट है, जो कि परोपकारी के स्पेक्ट्रम पर आते हैं, ठीक है, जिनके लिए जीवन केवल दूसरों के लिए है, यानी कि उनका जीवन केवल दूसरों की सेवा करने में बीत रहा है, जहाँ वो कुल और मर्यादा की चिंता ना करते हुए सीधे परोपकार की चिंता करते हैं। उनके लिए उनका जीवन सिर्फ उनका नहीं है, दूसरों का भी है। वो अपना निर्वाह केवल बहुत ही कम चीज़ों में और बहुत ही कम साधन में करना चाहते हैं, क्योंकि उनके लिए जीवन का जो असल सुख है वो कहीं और से आ रहा है। ध्यान से देखने पर ये बहुत ज़्यादा वो दी जाएगी कि कहीं ना कहीं सबके जो एक्शंस होते हैं वो कहीं ना कहीं उनके अल्टीमेटली ध्येय यानी कि उनके उद्देश्य से निकलते हैं। जहाँ ज्ञान शंकर का जो ध्येय है उसके लिए धन केवल इकट्ठा करना, उसको कल संपत्ति ही चाहिए, उसके संपत्ति से कुछ अलग और नहीं चाहिए, उसकी संपत्ति अपने आप में ही चाहिए। वहीं जो राय साहब है उनके लिए जो धन है मात्र उनके लिए अगेंस्ट साधन है, उनके लिए भले धन अपनी भोग विलास को पूरा करने का एक साधन है, भले उसके लिए असामियों को गला घोटना पड़े,
उसके लिए वो राज़ी हैं। ऐसा नहीं है कि कोई ब्लैक एंड वाइट नहीं है, सबके अंदर कुछ अच्छाइयाँ हैं, कुछ बुराइयाँ हैं, एंड बहुत अलग अलग किरदार है, सबकी अलग अलग मनस्थिति हैं, सबके अलग अलग रंगीन, सबके अलग अलग व्यक्तित्व हैं। और प्रेमचंद अपने कैरेक्टर को इतने सही तरीके से आपके सामने रखते हैं जैसे उनको हर चीज़ पता है, चाहे वो गायत्री हो, चाहे श्रद्धा हो, चाहे वो विद्या हो। हर पात्र को सही तरीके से कितना समय देना है और कैसे समय देना है और उनके किन मनोभावों को सामने रखना है। मानवीय जो भावनाएं होती हैं बहुत जटिल होती हैं, उसको जब वार्तालाप के थ्रू जब आप बता रहे होते हैं कागज़ पन्नों में, तो उन भावनाओं को एक लेखक के पास उसके कल शब्द होते हैं उन भावनाओं को सामने रखने के, और प्रेमचंद इसे बहुत ज़्यादा सफल हो जाते हैं। आपको बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ती ऐसा पाठक के रूप में, आप बस प्रेमचंद को पढ़ते जाते हो और आपको पूरा दृश्य आपके सामने बनते जाता है। कई बार आपको लगने लगता है कि हाँ, पात्रों में इतना ज़्यादा परिवर्तन कैसे हो रहा है, लेकिन शायद असल ज़िंदगी में भी तो शायद चीज़ें ऐसी ही होती, ऐसे ही काम करती हैं, तो शायद। और अल्टीमेटली प्रेमचंद एक आदर्शवादी उपन्यासकार है, उनको वो एक ऑप्टिमिस्टिक राइटर है, तो अल्टीमेटली अंत में जाकर सबसे अच्छा ही हो जाता है। तो ठीक है, उनका वो चॉइस है, मैं इसमें कुछ नहीं कह रहा कि मुझे कुछ अलग एंडिंग चाहिए थी। लेकिन एक उपन्यास, एक 400 पेज का जो उपन्यास होता है, सभी पात्रों को, वो पात्र जो मुझे याद भी नहीं है जब मैं अंत में पढ़ रहा हूँ, भाई प्रेमचंद ने जो छोटे से छोटे जो किसान थे ना, उनको भी उन्होंने एंडिंग दी रखी है। सो इट्स जस्ट लाइक सबका एक पूरा एक आर्क है, सब अपने आर्क में पूरा घूमते हैं। और सबसे मज़ेदार बात यह कि जो अलग अलग दुनिया है, एक ज़मींदारों की दुनिया है ना, जो रईसों की दुनिया है, जो शहर की दुनिया है, और ये जो गांव, गरीब, अकाल, भुखमरी की जो दुनिया है, उसको उन्होंने कैसे संजोया है और कैसे साथ में रखा है, उसका बहुत ही अच्छा समागम प्रेमचंद ने किया है। अगेन मैं अगर शिल्प पर बात करूँ तो प्रेमचंद के शिल्प पर शायद मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने प्रेमचंद के शायद 1 या 2 उपन्यास को छोड़ मैं सारे के सारे पढ़ रखे हैं। कहानियाँ मैंने नहीं पढ़ी हैं, लेकिन मैंने उपन्यास प्रेमचंद के मैंने बहुत सारे पढ़ रखे हैं। और प्रेमचंद मेरे लिए एक बहुत ही ज़्यादा सेफ रास्ता है, मतलब मुझे समझ नहीं आता मुझे क्या पढ़ना चाहिए, मैं प्रेमचंद उठाने लगता हूँ, मुझे 100% पता है कि इट विल नॉट डिसअपॉइंट मी किसी भी हालत में। और उसके अलावा हिंदी प्रेमचंद की प्रमुख भाषा है, उन पर वो लिखते हैं। और मुझे इस पुस्तक में पता चला कि उनका जो कमांड उर्दू पर उतना ही है। जब 2 लोग उर्दू में बात कर रहे हैं तो कई बार ऐसे ऐसे शब्द आ रहे थे जो कि समझने में मुझे दिक्कत हो रही थी कि बात क्या हो रही है। तो मुझे अब पता चला कि जितना कमांड प्रेमचंद का हिंदी में, उतना कमांड का उर्दू में भी है। ये ना आपको कभी कभी सोचने पर मजबूर कर देती है कि एक इंसान के अंदर एक पूरी जो दुनिया है कैसे समा सकती है। इतनी सारी जो चीज़ें हैं, इतना सब कुछ हो रहा है, इतने सारे पात्र हैं, इतनी सारी घटनाएं हैं, कोई इंसान कैसे उसे अपने दिमाग में रख सकता है। मतलब ये बहुत ज़्यादा आपको वो करती, सोचने मजबूर कर दी, कितना बड़ा टास्क है, कितना कठिन टास्क है, लेकिन प्रेमचंद उसको बहुत ही सरल तरीके से और सहज तरीके से करते हैं। जैसे आपको लगता है इसमें कोई मेहनत ही नहीं है, लेकिन खैर मेहनत तो बहुत सारी है। एक एडिशनल चीज़ जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा बोनस थी, जो मैं बोलूँगा, वो है जीवन सूत्र। मतलब कि जब 2 कैरेक्टर आपस में बात कर रहे होते हैं तो अचानक से प्रेमचंद कहीं ना कहीं एक बस ड्रॉप कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए लास्ट के कुछ चैप्टर में कुछ बात चल रही थी, अचानक से प्रेमचंद कहते हैं कि भय की पराकाष्ठा ही साहस है। अब सोचो तुम, मतलब बात चल रही है, अचानक से, भाई ये कितना बड़ा कोड है, ये तुम मतलब सत्य है, ये चीज़ तुम हर जगह लागू कर सकते हो, ये एक यूनिवर्सल टाइप का नॉलेज है। ऐसा एक और जीवन सूत्र मुझे याद आ रहा है, जो कि है कि सच्ची संवेदना मौन होती है। अभी कितनी बड़ी बात है कि संवेदना का जो सबसे अच्छा रूप है, अभी जो सच्ची संवेदना होती है, वो तुम बोल कर, जता कर कितना भी नहीं कर सकते। मौन ही एक असली संवेदना होती है। ये मतलब ऐसी जो चीज़ें होती हैं आपको छू जाती हैं कि ऐसा लगता है कि इस इंसान ने घोल कर पी रखा है। मानवीय रिश्तों को, मानवीय भावनाओं को, लोगों के बीच जो इंट्रैक्शन हो रहा है, उसको कितने सटीक तरीके से दिखाया, वो कोई प्रेमचंद से सीखे। एंड आई गेस दिस वाज द वीडियो। जितना भी मेरे दिमाग में बकबक था, आई थिंक सो मैंने यहाँ पर पोर आउट कर दिया है। मैंने 4 बार मैंने बंद किया, चालू किया रिकॉर्ड करने के लिए, बिकॉज कुछ ना कुछ छूट जा रहा था एंड आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद द वीडियो। बट दिस इज द लास्ट रिकॉर्डिंग। आई डोंट नो इफ आई एम गोइंग टू अपलोड दिस और नॉट, बट if you are watching it, I hope you liked it, and I will meet you guys in the next video. Bye.